स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर है 1 शीत युद्ध का दौर एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के दोस्तों हम 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो अराउंड आपकी 15 मिनट की बनेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर से हमारा 6 मार्क्स का प्रश्न बनेगा शीत युद्ध से संबंधित, ठीक है। तो देखिए सिंपल, देखिए हर एक तरीके से प्रश्न को पूछा जाएगा, मैं हर एक तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से ऐसे पूछ लिया जाएगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे, ठीक है। नॉर्मल तरीके से कैसे पूछा जाएगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे बताइए, ठीक है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि उन कारणों का वर्णन कीजिए जिसकी वजह से शीत युद्ध खत्म हो गया, यानी कि वे ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से शीत युद्ध खत्म हो गया। अब इसको अलग से ऐसे पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया, यानी कि युद्ध की स्थिति बना दी, तीसरे विश्व युद्ध जैसा माहौल बना दिया। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये खत्म हो गया, ठीक है। तो देखा आपने कि एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहले इस प्रश्न की एक छोटी सी आप भूमिका बनाएंगे। भूमिका किस तरह से, शीत युद्ध की वजह से दोनों ही महाशक्तियों का सैन्य खर्चा बढ़ने लगा था। क्योंकि वह एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाते थे, ठीक है। इसी वजह से दोनों महाशक्तियों ने यह तय कर लिया कि वह आपस में समझौता करेंगे और हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाएंगे। यानी दोनों महाशक्तियों ने यह तय कर लिया कि भाई अब हम अपने सैन्य खर्चे को बचाएंगे, ठीक है, आपस में समझौता कर लेंगे और हथियारों का उत्पादन नहीं करेंगे। अब तो उन्होंने क्या क्या कदम उठाए समझौते करने के साथ साथ, वो देखिए। सबसे पहले इन्होंने कदम उठाया परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, यानी कि इन दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने जो परमाणु हथियार थे उन पर नियंत्रण किया। कैसे, देखिए दोनों ही महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों का भंडार था और दोनों को ही पता था कि अगर युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों का ही होगा। इसलिए उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की बात समझी और परमाणु हथियारों पर नियंत्रण किया। अब परमाणु हथियारों पर नियंत्रण किस तरह से किया है उसके बारे में कुछ संधियां हैं आपकी किताब में, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली संधि है परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, जिसे कहते हैं NPT। तो NPT के तहत क्या हुआ, इस संधि के अनुसार, NPT संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न माना गया था जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का विस्फोट यानी कि परमाणु परीक्षण कर लिया था। ये NPT के तहत क्या कहा गया, वही देश संपन्न होंगे, परमाणु संपन्न होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था। दूसरा, इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा और अन्य कोई देश परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा, ठीक है जी। और पूरे जो दोनों महाशक्तियां थी दोनों ने इस NPT संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। दूसरी संधि थी साल्ट यानी कि परमाणु अस्त्र परिसीमन संधि। इस संधि के तहत क्या हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हम आपस में कुछ विशेष हथियारों को लेकर समझौता करेंगे और यह फैसला किया कि कुछ विशेष हथियार जो काफ़ी खतरनाक होते हैं उनके उत्पादन को रोका जाएगा। यानी कि परमाणु हथियारों के और कुछ खतरनाक जो हथियार होते हैं, ठीक है, ऐसे हथियारों के उत्पादन को रोका जाएगा, ठीक है, इसके तहत, साल्ट के तहत। फिर आती है आखिरी संधि जो कि है LTVT यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि। देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि LTVT पर दोनों महाशक्तियों ने जब हस्ताक्षर किए तो उन्होंने ये वादा किया कि हम वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, पानी के अंदर परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में हस्ताक्षर किए थे और यह 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई थी। ये डेट दी हुई है आपकी किताब में, ठीक है, कि ये जो LTVT है वो कब से प्रभावी रूप से ढंग से स्टार्ट हुई थी, 10 अक्टूबर 1963 को, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, जिसके तहत हमने NPT, साल्ट और LTVT के बारे में आपको बताया। अब आती है दूसरा पॉइंट, शीत युद्ध को खत्म करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। अब वो भूमिका कैसे रही है देखिए। शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों ने अहम भूमिका निभाई थी।
इस आंदोलन में सभी नव स्वतंत्र देश शामिल थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी महाशक्ति की आलोचना कर सकते थे एवं किसी का भी पक्ष ले सकते थे। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल जो देश थे उन्होंने शीत युद्ध के दौरान जो दोनों महाशक्तियाँ थी, किसी महाशक्ति ने अगर कोई अच्छा कदम उठाया है तो उसका समर्थन किया है और किसी ने गलत उठाया तो उसकी आलोचना भी की है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों ने भी शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक कारक। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आर्थिक कारक कि वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना को अधिक क्षति हुई। जो वियतनाम युद्ध हुआ था उसमें अमेरिकी सेना को अधिक क्षति पहुंची थी। रूस के नेताओं को यह एहसास हो गया कि संसाधनों का उपयोग हथियार निर्माण की जगह देश के विकास में लगाया जाए तो उससे सोवियत संघ और अमेरिका का अधिक विकास होगा, और इसी सोच के तहत सोवियत संघ और अमेरिका ने दोस्ताना रास्ता अपना लिया और इस तरह से इन दोनों के बीच में जो वॉर चल रहा था, जो शीत युद्ध चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए, शीत युद्ध को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से उपाय मतलब कौन कौन से कदम उठाए गए? परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, जिसके तहत हमने एनपीटी, साल्ट और एलटीबीटी के बारे में आपको बताया। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका और आर्थिक कारक। आई होप आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था क्या है? ठीक है, तो ये तो सिंपल ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। तो देखिए क्या है कि शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया यानी कि गुट निरपेक्षता में शामिल लगभग सभी वह देश जो अभी अभी आज़ाद हुए थे और गरीबाल अल्प विकसित थे। यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो तीसरी दुनिया थी यानी कि गुट निरपेक्षता में, गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित जो देश थे, ठीक है, जो कि अभी अभी आज़ाद हुए थे, गरीब थे और अल्प विकसित थे, उस समय उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपना आर्थिक सामाजिक विकास कैसे करें। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी अल्प विकसित देशों के सामने, गरीब देशों के सामने, कि वह अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे करें। तो इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। ठीक है, वो कदम कौन कौन से उठाए? देखिए, इसी कारणवश तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी समस्याओं के प्रति आवाज़ उठाई और मांग की कि उन्हें भी विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। और इसी मांग को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? UNCTD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से एक रिपोर्ट पेश की गई। यानी कि जो नव स्वतंत्र देश थे, जो अल्प विकसित देश थे, उन्होंने अपने विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग उठाई, और मांग जो उठाई तब 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास के संगठन सम्मेलन अकाउंटेंट में ये UNCTD ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की। कौन सी? टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब इसमें कुछ मुख्यतः 4-5 बातें कही गई थी। ठीक है, अब वो बातें कौन सी थी वो यहाँ पे देखिए। इसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव थे। ठीक है, अब वो प्रस्ताव कौन से थे? देखिए, पहला, अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण। यानी कि जो नव स्वतंत्र देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनका अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। दूसरा पॉइंट है, अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजार में व्यापार करने का मौका मिलेगा। यानी कि जो अल्प विकसित देश हैं वो अपनी कंपनियां खोल सकते हैं विकसित देशों में, वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, यानी कि वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। तीसरा है, विकसित देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमत कम होगी। यानी कि जो अविकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनके देश में जो प्रौद्योगिकी मंगाई जाती है, टेक्नोलॉजी मंगाई जाती है विकसित देशों से, उसकी कीमत कम होगी। फोर्थ है, अल्प विकसित देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में विकसित देशों जितना महत्व प्रदान किया जाए। यानी कि अल्प विकसित जो देश हैं उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनमें भी जितना महत्व विकसित देशों को मिलता है उतना ही महत्व अल्प विकसित देशों को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ थी उस रिपोर्ट की 4 प्रमुख बातें। ठीक है, तो इस तरह से आप नई आर्थिक विश्व व्यवस्था का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको बताना है किस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ी हमें, और उसके बाद ये जो रिपोर्ट आई तो उसमें कौन कौन सी बातें कहेंगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अगले और आखिरी एंड इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का वर्णन और आलोचना कीजिए। यानी कि भारत की जो गुट निरपेक्षता नीति थी वो क्या थी और
इसकी आलोचना क्यों की जाती है। ठीक है, इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर भारत को क्या क्या फ़ायदे हुए। तो इसमें आपको दोनों ही चीज़ें बतानी है कि नीति क्या थी और क्या क्या फ़ायदे हुए। ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन इसी से ऐसे ही पूछा जा सकता है, मतलब घुमा फिरा के, कि आलोचकों का मानना है कि भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति एक छलावा है, आप यह कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सभी प्रश्न आपको एक साथ बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए भारत की गुटनिरपेक्षता नीति, पहला पॉइंट है दोनों महाशक्तियों से फ़ायदा उठाना। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर दोनों ही महाशक्तियों से फ़ायदा उठाया है। कैसे? ज़रूरत पड़ने पर भारत ने अमेरिका से तथा सोवियत संघ से भी फ़ायदा उठाया है। इसलिए भारत की इस नीति को अवसरवादी नीति भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ अवसर मिला वहाँ पे भारत ने फ़ायदा उठाया। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता बनी रहना। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? स्वतंत्रता बनी रहना, कि भारत एक ऐसा देश है जो कि शीत युद्ध के शुरू होने के साथ आज़ाद हुआ था। 1945 से ऐसा माना जाता है शीत युद्ध शुरू हुआ था और 47 में भारत आज़ाद हो गया। तो जब ये आज़ाद हुआ तो भारत ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी वर्षों से प्राप्त जो स्वतंत्रता है, यानी कि अंग्रेज़ों को जो उन्होंने मार भगाया अपने देश से, भारत के क्रांतिकारियों ने, बहुत सालों तक ये लड़ाई चली थी, तो अपनी वर्षों से प्राप्त इस स्वतंत्रता को वो किसी और देश के हाथों में नहीं सौंपना, ये सोचना लिखा है, नहीं सौंपना चाहता था। इसी वजह से वह स्वतंत्र बने रहना चाहता था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों के साथ मिलकर आर्थिक व सामाजिक विकास करना चाहता था। ठीक है, तो ये भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की दो विशेषताएं थी। कौन सी? दोनों महाशक्तियों से फ़ायदा उठाना और अपने देश की स्वतंत्रता बनाए रहना, बनी रहे उसके लिए। अब पॉइंट आता है गुटनिरपेक्षता आंदोलन की आलोचना। जो आलोचक हैं वो भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है सिद्धांत विहीन। 1959 में मिस्र ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि 1959 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इंग्लैंड ने मिस्र पर आक्रमण किया जिसकी भारत ने आलोचना की थी, जबकि 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो भारत ने इसकी आलोचना नहीं की, क्योंकि भारत सोवियत संघ का मित्र बना हुआ था। तो इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो एक सिद्धांत विहीन नीति है। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? सिद्धांत विहीन। और उदाहरण, मिस्र ने, मतलब 1959 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो इंग्लैंड ने मिस्र पर आक्रमण किया लेकिन भारत ने इसकी आलोचना की। वहीं जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो भारत ने इसकी आलोचना नहीं की, क्योंकि वह उस समय सोवियत संघ का मित्र बना हुआ था। इसलिए भारत की गुटनिरपेक्षता नीति जो है वो सिद्धांत विहीन है। अब देखिए एक आखिरी पॉइंट है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये, कि अवसरवादी। भारत ने शीत युद्ध के दौरान जिस गुट से हो सका उस गुट से मदद ली है। आलोचकों का कहना है कि भारत की जो नीति है वो अवसरवादी है, क्योंकि भारत को शीत युद्ध के दौरान जिस गुट से हो सका उसने उस गुट से मदद ली। जैसे 1964-1965 में जब भारत में अकाल पड़ा था तो उस दौरान भारत ने अमेरिका से गेहूं का आयात किया था। 1964-65 में जब भारत में अकाल पड़ा था तो उस समय भारत ने अमेरिका से गेहूं का आयात किया था। वहीं 1977 में जब सोवियत संघ के साथ भारत ने 20 सूत्री कार्यक्रम भी किया था। तो इन उदाहरणों के आधार पर आलोचक कहते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो अवसरवादी नीति है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो एक लास्ट प्रश्न था, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति क्या है और उसकी आलोचना कीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको आज की इस वीडियो के जो 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न 6 मार्क्स के वो आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से पता भी चल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।